हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट लाई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और पहले ज़माने में ग्लोबलाइजेशन कैसा था और कौन लोग क्या है और आयरिश फैमिन फूड क्या था और भी टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये रेफर करते हैं एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम है जो कि 50 साल पहले से ही चल रहा है। इसमें क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री से हम कुछ गुड्स गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब सेल और परचेज कर रहे हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड, हमें ट्रेड का मतलब तो पता ही है, सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। और माइग्रेशन होना मतलब एक कंट्री में रह रहे हो हम दूसरी कंट्री में जाके रहना और कोई काम के लिए जाना। तो दिस आर द ग्लोबलाइजेशन। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ हम कनेक्ट होते हैं कोई भी पर्पस के लिए, जैसे ट्रेडिंग के लिए हो गया, ट्रेड के लिए हो गया फॉर एग्जांपल, और माइग्रेशन के लिए हो गया, कोई काम के लिए हम जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड, कि पहले ज़माने में हमारा कैसा वर्ल्ड था। जो पहले ज़माने की जो सोसाइटीज थी वो भी इंटरलिंक्ड थी बहुत ज़्यादा। जो ट्रेडर्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, क्या कहते हैं, प्रीस्ट हो गए, क्या कहते हैं, पिलिग्रम्स हो गए, वो ट्रैवल करते थे, बहुत लंबा लंबा रास्ता ट्रैवल करते थे, बहुत लंबा। वो इसलिए करते थे ताकि जो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज हो और उनको नॉलेज मिले और एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट। मतलब कि वो ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कोई बीमारी आई है, तो फिर लोग, तो जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या करते थे, हमारी कंट्री को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते थे ताकि वो जो इस बीमारी से वो बच सके। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि एस्केप टू इल ट्रीटमेंट, कि बीमारी से बचकर हमें दूसरी कंट्री में जाना। तो ये है। अब एक एग्जाम्पल है इसमें कि इसमें बता रहा है, इसमें ये मतलब प्रूफ हो रहा है कि पहले भी हमारे कंट्री में, हमारे देश में, मतलब यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड में ग्लोबल वर्ल्ड था पहले भी हमारा, पहले ग्लोबलाइजेशन होती थी। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। तो पहले कोस्टल ट्रेड लिंक था किसके साथ, इंडस वेलियर के साथ, जो कि अभी जो है वो वेस्ट एशिया है। नेक्स्ट था कि 1000 साल पहले की बात है, क्वायरीज यूज की जाती थी। क्वायरी क्या होता है, शेल, इसमें इमेज बनी हुई है, वो यूज की जाती थी एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब मनी की फॉर्म में उसे यूज किया जाता था। पहले ये यूज किया जाता, हमारे जो देश की जो कंट्री है, हमारा नियर बाय जो कंट्री आ गई मालदीव, पहले मालदीव में यूज किया गया था, फिर ये चाइना में गया, फिर ये गया ईस्ट अफ्रीका में। तो ये जो है, क्या कहते हैं, क्वारीज मतलब शेल है, तो ये 3 कंट्री में यूज किया गया था। तो एक भी ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब आता है नेक्स्ट। यहाँ पे एक इमेज गिवन है जो कि एनसीईआरटी बुक से ली गई है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है साइड में कि ये जो इमेज क्या मतलब बता रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज है शिप की, जो कि मेमोरियल स्टोन से बनी हुई है और ये गोवा के म्यूजियम में है। फ्रॉम द 19th सेंचुरी, इमेज ऑफ शिप अपीयर रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन। ये 19th सेंचुरी से ली हुई है, मतलब, और ये जो इमेज है रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन में ही फाउंड होती है। और ये कहाँ पर मेमोरियल स्टोन कहाँ पे फाउंड होता है, वेस्टर्न कोस्ट में। जो ये इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनिक ट्रेड, ये ओशनिक ट्रेड को सिग्निफाई कर रहा है। बस। अब आते हैं नेक्स्ट। हमने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे पता चल रहा है कि पहले भी हमारा जो वर्ल्ड था वो ग्लोबल वर्ल्ड था। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल है जिस जो है सिल्क रूट इन द वर्ल्ड। तो पहले एक सिल्क रूट था, जो इमेज गिवन है नीचे। तो सिल्क रूट एक सीधा कोई कनेक्शन है, एक सीधा रूट नहीं है। सिल्क रूट बहुत इंटर कनेक्शन है, बहुत रोडों मतलब बहुत कंट्रियों के साथ कनेक्शन है उनका। सिल्क रूट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहाँ के जो चाइनीज के जो सिल्क जो है वो ज़्यादातर इसी रूट में ट्रांसफर होते थे, इसलिए सिल्क रूट नेम दे दिया गया। जो ये सिल्क रूट है, ये बहुत मतलब क्रिश्चियन एरिया से पहले से आ रहा, मतलब
एग्जिस्ट हुआ है बिफोर द क्रिश्चियन एरिया, और कब तक चला ये 15th सेंचुरी तक। और इसके जो लिंकिंग कंट्री है वो है एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। दीज आर दी थ्री कंट्रीज जो कि सिल्क रूट में है। तो इसमें क्या होता था, जो एशियन कंट्रीज थी, हाँ, जो एशियन कंट्रीज थी वो इंडियन स्पीसीज मतलब स्पाइसेस हो गए, जो मसाले वगैरह हो गए, और जो क्या कहते हैं चाइना के सिल्क हो गए, वो ट्रांसफर करते थे यूरोपियन कंट्रीज को। तो यूरोपियन कंट्रीज के बदले से उन्हें क्या देती थी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, तो उसके बदले वो ये देती थी। पहले देखा जाए पहले के टाइम में, 15th सेंचुरी के टाइम में, हाँ, तो जब ना जो इंडिया होगी और चाइना होगी बहुत रिचेस्ट कंट्री कहलाती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो ये ट्रेडिंग है उसका सेंटर था ये। ओके, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसी में टॉपिक में सिल्क रूट नहीं, तो बुद्धिस्ट पिक्चर हो गए, क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, मुस्लिम पिक्चर्स हो गए, ये जो लोग थे वो भी ट्रैवल करते थे इसी रूट से, ताकि ये अपना इसलिए करते थे ताकि इनका जो अपना रीजन है वो भी मतलब बढ़ा सके, उन दूसरों को बता सके अपने रीजन के बारे में, लैंग्वेज अपनी बता सके, अपनी लैंग्वेज को मतलब प्रमोट कर सके, तो कहते हैं प्रमोट करना अपने रीजन को, वो होता था। तो इसमें ये है कि ऑल ओवर देखा जाए, अगर हम किसी की अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग करते हैं तो साथ साथ हमारा कल्चर भी ट्रेड होता है, कल्चर भी हमारा होता है साथ साथ। तो ये जो एग्जाम्पल था हमने सिल्क रूट इन द वर्ल्ड वाला, तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके लिए, मतलब किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड के लिए और कल्चरल लिंक के लिए, जो कि बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फूड ट्रैवल। तो फूड ट्रैवल स्पेगेटी एंड पोटैटो है इसमें। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रेडर हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, तो ये बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत लंबा लंबा रास्ता, बहुत बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ये ट्रैवल करते थे। मैंने आपको रीज़न भी बताया अभी। तो ये जो ट्रैवल करते थे तो उन्होंने न्यू क्रॉप को मतलब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो पहले आता है नूडल्स, आपको नीचे पिक्चर विक्चर सब कुछ गिवन है इजिली, ताकि आप देख सको समझ सको। तो पहले जो नूडल्स जो है, नूडल्स जो ऑरिजिनेट हुए थे कहाँ पे बने थे, सबसे पहले ऑरिजिनेट हुए थे ये चाइना में। जब नूडल्स ये वहाँ गए वेस्ट में, तो इसका जो नेम है चेंज हो गया, उसका नेम हो गया स्पेगेटी। है सेम ही चीज, बट जो उसका नेम है उन्होंने मतलब जो चाइना वाले लोग उसको नूडल्स बोलने लगे, और वहाँ के जो लोग हैं स्पेगेटी बोलने लगे, बस इतना ही अंतर था। उसके बाद जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने पास्ता लिया 15th सेंचुरी में, टू द पास्ता, एंड जो सिलसिली है, जो सिली जो आइलैंड है वहाँ का, इटाली में, वहाँ पे जाके दे गए। तो ये एक जगह से सामान हमने अरब ट्रेडर यहाँ से लेकर वहाँ ले गए, और जैसे चाइना को यहाँ से लेकर हम वहाँ ले गए वेस्ट में। तो चाइना जो चीज़ है सेम है बट नेम चेंज हो गया हमारा स्पेगेटी। ये तो इंट्रोड्यूस हुआ था मतलब न्यू क्रॉप में, लेकिन और भी कॉमन फूड इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि पोटैटो हो गया, हनी पोटैटो हो गए, टोमेटो हो गए, चिली हो गई, मीज हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए। तो दीज आर और मतलब बहुत कॉमन फूड्स है जो ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसमें क्या था कि जो ये जो फूड्स हैं, हाँ, तुमने कहा कि अब नेक्स्ट टॉपिक, तो हमने अभी देखा कि पास्ता के बारे में हमने देखा, और हमने देखा नूडल्स के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी कॉमन फूड, जो कि हो गया पोटैटोज, टोमेटोज, चिलीज, मेज, ग्राउंड नट्स और स्वीट पोटैटोज। तो ये और कॉमन फूड्स है वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे अमेरिका में। अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुए थे किसके थ्रू, क्रिस्टोफर कोलंबस के थ्रू ये इंट्रोड्यूस हुए थे, डिस्कवर हुए थे। तो अमेरिका के बाद ये मतलब इंट्रोड्यूस हुए कहाँ पे, यूरोप में और एशिया में। तो यहाँ पे आपको नीचे इमेज गिवन है क्रिस्टोफर कोलंबस की, जो उन्होंने एक्सीडेंटली उनको मतलब जैसे कुछ कर रहे होंगे, एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर कर दिया। और सबसे पहले हुआ कहाँ पे, अमेरिका में, ये याद रखना। और अमेरिका के बाद ही कहाँ कहाँ पे गया, अमेरिका के बाद इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में एंड एशिया में। तो ये भी कह सकते हैं कि मतलब वो हो रहा है, ट्रेडिंग हो ही रही है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो दैट इज वाई। तो यहाँ पे एक इमेज है जो कि एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो मर्चेंट्स हैं फ्रॉम वेनाइस की, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स किससे, मार्को
मैक्रो पोलो से। ये कब की इमेज है, 50th सेंचुरी की है। तो ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ट्रेडिंग हो रही है दूसरी कंट्री से, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि मतलब वो क्रिस्टन कोलंबस ने इंट्रोड्यूस करे पोटैटोज, टोमेटोज, चिलीज, ग्राउंडनट, मेज वगैरह एक्सेट्रा, जो कि पहले अमेरिका में हुआ, मतलब डिस्कवर्ड हुआ, और उसके बाद जो वो दो कंट्री में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हो गया हमारा यूरोप एंड एशिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा टॉपिक द आयरिश पोटैटो फैमिन, जो कि इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1849। तो इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो यूरोप थे, यूरोप बहुत पुअर कंट्री थी। जब उनको पता चला पोटैटो के बारे में, तो उन्होंने स्टार्टिंग करी उसकी हार्वेस्टिंग करना, मतलब उसका मतलब प्रोडक्शन करना। जब उन्होंने खाया, उनको अच्छा लगा, मतलब वो बहुत चीपेस्ट था, तो वो पुअर थे, तो उन्होंने सोचा कि जो बाकी जो वो खाना जो मतलब बनाते थे, मतलब हार्वेस्ट करते थे, उसको करना छोड़ दिया। वो पूरा जो वो था, पूरे जो लोग, ज़्यादातर जो लोग थे, वो डिपेंड किस पे हो गए, हमारे पोटैटो पे। तो वो खाली पोटैटो ही हार्वेस्ट करते थे, उनका काम ही यही था, वो पोटैटो ही खाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जो पोटैटो में डिसीज हो गया, मतलब डिसीज पैदा हो गई, तो जिसकी वजह से जो पोटैटो थे वो खराब हो गए। अब लोगों के पास कुछ और खाने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि वो लोग ने जो हार्वेस्ट मतलब जो प्रोडक्शन जो करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, वो करते किसकी थे, खाली आलू की, पोटैटो की। अब उसमें ही डिसीज लग गया, तो उन लोगों को खाने का ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से लोग बहुत मतलब भूखे रहने लगे, भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मतलब उस टाइम पे मतलब कि बिलीव करोगे 1 लाख के अराउंड, 1 लाख मिलियन के अराउंड, अराउंड कितने अराउंड मतलब लोग मर गए। और ये टाइम किसका है, ये टाइम है मिड ऑफ 1840 सेंचुरी का, जहाँ पे इतने सारे लोग मरे। और क्या कहते हैं, डेथ हुई इन लोगों की बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूख की वजह से, उनको कुछ खाना नहीं था। और कई लोग यहाँ से मतलब एक कंट्री दूसरी जगह कंट्री गए, ताकि उनको और कुछ काम मिले, क्योंकि और उनके पास कुछ काम भी नहीं था, क्योंकि उस जो कंट्री थी वो डिपेंड किस पे हो गई थी, पोटैटो में, तो पोटैटो की ही वो करते थे खेती बाड़ी, इसलिए। तो ये एक इमेज है, जो कि ये ली गई है कहाँ से, ये एनसीईआरटी बुक से ली गई है, फेस से, क्योंकि पेपर में एक्चुअली क्या होता है, इमेज इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कि इमेज दे देते हैं और पूछते हैं कि जो हम इमेज है, ये आपको क्या बता रहा है, क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है, तो एक्सप्लेन करो। तो आपको पता होना चाहिए जो पिक्चर्स हैं, तो मैं आपकी इस पीपीटी में कई पिक्चर्स में ला चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं एक सीरीज एक लाऊंगी, जिसमें खाली पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी, जिसमें पिक्चर्स होंगे उसके एक्सप्लेनेशन होंगी। अगर पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आ गया तो आपको अटेम्प्ट कर सको। और ये क्वेश्चन जो पिक्चर्स वाले होते हैं, बुक की ही पिक्चर्स, जो हम एनसीईआरटी बुक में पिक्चर्स है वही दी जाती है, वो एक्स्ट्रा नहीं दी जाती, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना। तो इस पिक्चर में क्या है, जो आपको मैंने वो केस तो बता ही दिया कि 1849 में जो बहुत लोग भूखे हो गए थे, बिकॉज उनके जो पोटैटो थे वो खराब हो गए थे, डिसीज हो गया था, जिसकी वजह से उनका कुछ खाने के लिए नहीं था। तो इस पिक्चर में क्या हुआ, ये जो लड़का है वो नीचे खोद रहा है, मतलब मिट्टी को खोद रहा है, कि मतलब कोई ऐसा आलू मिल जाए उसे ही, जो खराब ना हो, कुछ मिल जाए खाने को, क्योंकि वो इतने भूखे हैं, उनका कुछ है ही नहीं खाने को। क्योंकि जो खाते थे, जिसपे वो डिपेंड थे पूरा, वो थे पोटैटो, और पोटैटो ही खराब हो गए तो भाई वो क्या ही खाएं, है ना भाई। तो इसलिए वो मतलब वो लड़का मतलब खोद रहा है कि यार भाई कुछ तो मिले, कुछ तो मतलब भूख, इतनी भूख लग रही है सबको यार, अगर कोई बंदा एक दिन भी खाना नहीं खाता, तो बंदा मतलब बेहोश हो जाए, तो फिर लगता है यार नहीं बस खाना मिल जाए। तो वैसे ये यार इसको भी ये है कि बस कुछ मिल जाए, कि ताकि मुझे जितनी भूख लग रही है वो भूख मिट जाए। डिसीज एंड ट्रेड। तो कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। कॉन्क्वेस्ट होता है जीतना, किसी को, हाँ जीतना और कब्जा करना किसी का चीज का। और डिसीज तो सबको पता है कि बीमारी होती है। और ट्रेड क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसे कहते हैं हम ट्रेड। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था 16th सेंचुरी में, तो वहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बाकी जो कंट्री होगी, जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका, वो भी ग्लोबलाइजेशन में ज्वाइन होने लगे, स्टार्ट करने लगे। और सेकेंड, द इंडियन ओशन हैज नोन एज अ बस्टलिंग ट्रेड। जो इंडियन ओशन था, जो बहुत अच्छा ट्रेड के लिए माना गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सिल्क रूट बहुत अच्छा चल रहा था, जिस वहाँ पे लोग नॉलेज के लिए जाते थे, अपनी गुड्स एंड ट्रेडिंग करते थे, गुड्स की ट्रेडिंग करते थे, और पीपल विद नॉलेज एक्सेट्रा अपनी रीजन को प्रमोट करते थे।
तो बहुत अच्छा जा रहा था उस टाइम पे। और जो चाइना और इंडिया जो बहुत रिचेस्ट कंट्री थी उस टाइम पे, सिल्क रूट टाइम पे, और एक सेंटर थी ट्रेड के लिए, पर वो धीरे धीरे ना उनकी जो रिचेस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब इसमें ही देखेंगे क्यों कम होने लगी। और क्योंकि जो उसका सिल्क रूट का जो यूज पहले बहुत किया जाता था, पर धीरे धीरे इसका यूज करना कम कर दिया गया। इसके साथ साथ जो इंडिया और चाइना बहुत रिचेस्ट कंट्री थी, वो भी धीरे धीरे मतलब जो सेंटर थी मतलब ट्रेड के लिए, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और यूरोप का एकदम ट्रेड में बहुत अच्छा आने लगा। वो क्यों हुआ, हम वही देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। थर्ड यही था कि जो इंडियन सब्सिक्वेंट था वो सेंट्रल था ट्रेड का, मैंने अभी क्लियर करा है इस बारे में। और जैसे यूरोपियन एंट्री हुई मतलब ग्लोबलाइजेशन में, तो उसका जो फ्लो था उसका जो ट्रेडिंग का, वो सेंटर में आने लगा, इंस्टेड ऑफ जो इंडिया कंट्री थी और चाइना कंट्री थी। ये ऐसे हुआ। फिर जो बिफोर डिस्कवरी जो अमेरिका अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं बोल रही मैं, यूएसए नहीं बोल रही, मतलब एक पर्टिकुलर यूएसए नहीं कह रही, मतलब नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका नहीं कह रही, ओवर कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। अमेरिका बहुत बड़ा था, जो कि मतलब मिलियन ईयर तक तो वो आया ही नहीं, मतलब रेगुलर कॉन्टेंट में आया ही नहीं। लेकिन लेकिन जब वो 16 सेंचुरी में आया, तो लोगों को पता, मतलब बाकी लोगों कंट्री को पता चला कि वहाँ का जो लैंड है बहुत अच्छा है, उसका वहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ के मिलर्स बहुत अच्छे हैं। और उसके लिए ट्रेडिंग बहुत बढ़ी, मतलब लोगों के मायने बहुत रहा कि बहुत अच्छा रहा है वहाँ का। तो वहाँ पे जो प्रीशियस मेटल थे सिल्वर से, जो कि फाउंड होते थे माइंस ऑफ पियरो एंड मेक्सिको, ये दो कंट्री में मतलब क्या कहते हो, अमेरिका के अंदर जो कंट्री है वहाँ पे ये बहुत अच्छा पाया गया। जो यूरोप था वो यूरोप ने क्या करा, उन दो मतलब वहाँ पे जाके कब्जा करा, मतलब बंदूक दिखाकर, कैसे भी मतलब बंदूक दिखाकर उनके यहाँ के जो सारे मेटल्स थे या सिल्वर थे अपने मतलब लेकर, कब्जा करके और अपनी कंट्री में ले गया। अपने कंट्री के जो फाइनेंस है, वेल्थ को इंक्रीज करा धीरे धीरे। और उसके माइंड में ये मतलब सर्च होने लगा, जो एल डायरेडो है वो मतलब कि गोल्डन सिटी है, मतलब गोल्ड है, मतलब गोल्ड से बना साउथ अमेरिका, बट ऐसा कुछ था नहीं। ये फैमिली था, मतलब एक स्टोरी बनाई गई थी, मेंटेलिटी थी। मतलब जो यूरोप के माइंड में एक लालच था, ग्रीड, कि और उन्होंने मतलब एक स्टोरी बना ली कि जो साउथ अमेरिका है और वो बहुत अच्छा है, वो ना गोल्ड से बनी हुई सिटी है, पर ऐसा कुछ था नहीं एग्जैक्टली देखा जाए, इट्स अ स्टोरी। फिर जो लेजेंड स्पेंड हुई थी 17th सेंचुरी यूरोप अमाउंट फ्लैबेट वेल्थ, वही फ्लैबलेंड क्या होता है भाई, स्टोरी। स्टोरी बनाई दी कि वहाँ का तो बहुत अच्छा एरिया है, वो है, ऐसा है, अमेरिका बहुत अच्छा है। और अमेरिका में एक कंट्री है जो मतलब अमेरिका में एक एरिया है साउथ अमेरिका, वो बहुत, वो जो गोल्ड से बना हुआ है, जस्ट अ स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप की बहुत मतलब कंट्रियों ने मतलब कोशिश करी कि कैसे भी करके मतलब अमेरिका को मतलब क्या कहते हैं जीत ले, अमेरिका को जीत ले, ताकि उसके जो मिलिटेंट्स हैं और उसके जो रिसोर्सेज है वो अपनी कंट्री में ले आए। तो जैसे कि स्पेनिश एंड पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन, वो फर्स्ट यूरोपियन थे, ताकि वो कॉन्क्योर करना चाहते थे अमेरिका इन मिड 16th सेंचुरी में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका वाज पॉसिबल थ्रू दी, लेकिन लेकिन क्या हुआ, जो स्पेनिश था उन लोगों ने एक माइंड लगाया, उन लोगों ने ना सोचा कि हम ना मिलिट्री से नहीं करते, गन वन से नहीं हम कुछ मतलब जीतते अपने मतलब कॉन्क्वेस्ट करते अमेरिका को, हम ना एक नई चीज करते हैं, हम वो लोगों ने एक डिसीज लेकर आए, एक बीमारी लेकर आए जो कि स्मॉल पॉक्स, वो लेकर आए ताकि जो अमेरिका को जीत सके। उसमें क्या हुआ कि जो स्मॉल अमेरिका जो क्या कहते हैं ये जो ये डिसीज उसने ये क्या कहते हैं स्पेनिश ने अमेरिका में फैला दिया। इसमें क्या आता है, टच करके मतलब अगर किसी को टच करता है, जैसे हमने कोरोना केस में भी देखा था कोरोना टाइम पे, कि हम किसी के पास जाते हैं, अगर कुछ हम टच करते हैं, अगर बीमारी हमारे जर्म्स एक दूसरे के पास होते उसको भी कोरोना हो जाता था। तो वैसे इसमें ही था कि अगर एक दूसरे को टच कर ही जा रहे थे तो सबको स्मॉल पॉक्स हो ही जा रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि कई सालों तक जो अमेरिका मतलब आई ही नहीं थी, तो उनको उनके बारे में मतलब स्मॉल पॉक्स की मतलब जो मतलब उसका जो मेडिसिन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो सही रहेगा।
जिसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स इतने फैलने लगे क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन है, तो उनको मेडिसिन ही नहीं थी। तो बहुत सारे लोग डेडली किल्ड हो गए, मतलब मर गए, किलर हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती रही, क्योंकि अगर अगर किसी डिसीज हो ही जा रहा है, मर ही जा रहे तो पॉपुलेशन कम हो रही है। पॉपुलेशन कम होने के बाद उनके लिए इजी हो गया था कि उनको कब्जा करने के लिए, उसकी कंट्री को कब्जा करने के लिए बहुत इजी हो गया था। तो बस यही है। तो अगर थोड़ा सा मैं मेन पॉइंट इसमें लिखा ही है कि इट वॉज अ जम्प, जो कि हम स्मॉल पॉक्स कहते थे, जो कि केयर किया था पर्सन को। ये लॉन्ग आइसोलेशन हो गया था। अमेरिका ओरिजिनल inhabitant had no immunity against this disease that come from यूरोप। यूरोप से, मैंने कहा तो यूरोप से गई थी, और वहां का कुछ था ही नहीं, मतलब उसके पास कोई ऐसी, मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं थी, कोई मेडिसिन ही नहीं थी ताकि उसके अगेंस्ट जा सके, उसको ठीक कर सके। जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ, डेडली किलर हुए, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैल गया। तो लास्ट में यही है, ब्लैक में जो गिवन है कि गर्ल्स could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox to which the conquest was mostly immune। तो इसमें यही है कि अगर हम गन से वो करती तो वो दूसरे जो अमेरिका कंट्री भी वो करती, फाइट हो सकती थी, दोनों के साइड से लोग मर सकते थे। बट उन लोगों ने एक नया तरीके से करा, बीमारी फैला दी। अब अमेरिका का सोल्यूशन वो है कि अगर उनको मेडिसिन पता हो तो बंदा ठीक हो जाए, पर ह्यूमैनिटी वो है ही नहीं, उनको मेडिसिन का पता ही नहीं है, तो ठीक कैसे होगी। तो जिसकी वजह से बहुत फैल गई, और ये एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो डेडली किलर हो गए, बहुत लोग मर गए, और फिर यूरोप को ईजी रहा उनकी कंट्री को कब्जा करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट, हाउ द कंडीशन ऑफ यूरोपियन अंटिल द 19th सेंचुरी। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिसीज वर बेडस्प्रेड, और रिलीजन कन्फ्लिक्ट वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंट वर परसिक्यूटेड, पॉवर्टी और हंगर। ये तो मैंने बता ही दिया, वही चीजें हैं, नथिंग एज अदर। रिजल्ट क्या हुआ, thousands of freedom Europe for America. Here by the 18th century, plantation work by the slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. तो लॉन्ग यूरोप ने क्या करा, तो अपने मैंने आपको बताया था, यूरोप ने अमेरिका को मतलब कब्जा कर ही लिया, क्योंकि इतने मतलब पॉपुलेशन कम कर दी, तो वहाँ के जो लैंड थी उसको मतलब 18th सेंचुरी में लोगों ने प्लांटेशन के लिए क्या करा, जो अफ्रीका के लोग थे उनको मतलब कैद कर लिया, उनको कैद करके कहा गया भाई तुम ना हमारी जगह खेती उगाओ। ठीक है, किस चीज की, कॉटन की और शुगर की। किस, और ये वो किस लिए उगाते थे, किसके लिए उगाते थे, वो मेन यूरोपियन मार्केट्स के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Until well into the 18th century, China and India were among the world richest country। मैंने आपको पहले भी 2 3 बार बता चुकी हूँ, तो इंडिया और चाइना थे बहुत रिचेस्ट कंट्री थी 18th सेंचुरी तक। पर देयर वाज अ प्रीमिनेंट इन एशियन ट्रेड। जब एशिया ट्रेड हुआ तो उसका थोड़ा चेंजेस आ गई। जैसे ही मतलब यूरोप कंट्री, मैंने बताया था यूरोप कंट्री का एंटर हुआ ट्रेड में, तो यूरोप कंट्री की जान जो सेंटर मतलब रिचेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब सेंटर कहलाने लगा, और जो इंडिया चाइना का था वो कम हो गया। However, 15th century में China's said to have restricted overseas contact and trade into insulation। और लोग ने मतलब जो चाइना वाली जो कंट्री थी, उन लोगों ने क्या करा, इंसुलेशन हो गया, मतलब बंद कर दिया गया अपने कंट्री को, और लोगों ने ट्रेड करना छोड़ दिया। और चाइना reduced its role and the rising importance of the America gradually moved to the center of the world trade and westwards। वही मैंने कहा, रिड्यूस कर दिया गया ट्रेड, और वो लोग ने इम्पोर्टेंस जो थी अमेरिका को दे दी कि जो है हमारा वो करना वो करे। और यूरोप, जो अब यूरोप था वो एक सेंट्रल कहा गया था हमारे ट्रेड का। क्योंकि और इंडिया में क्यों रुक गया कि ट्रेड कम हो गया क्योंकि जो इंडिया में जो ब्रिटिश वाले लोग, जो ब्रिटेन थे, वो ब्रिटिश वो आ गए थे, और ब्रिटिश ने कब्जा कर दिया था इंडिया को, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेडिंग थी रुक गई थी। तो दैट इज वाई जो चाइना ने भी अपने कंट्री को आइसोलेशन कर दिया था, और इंडिया में जो ब्रिटिश के लोग आ गए थे और उन्होंने कब्जा कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग में कम बंद हो गई थी। तो बच्चा कौन, यूरोप कंट्री। यूरोप की जो कंट्री थी वो मतलब सबसे अच्छी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और इसलिए उस टाइम पे वो सेंटर हो गया था ट्रेड का। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द 19th सेंचुरी 1815 एंड 1914 का। तो क्या चेंजेस आ गए थे 19th सेंचुरी में। तो द वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया था 19th सेंचुरी में, कि इसके तो इकोनॉमिकली चेंज हो गया, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्निकल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप में। तो ये सारे चेंजेस सब चेंज हो गए थे। अगर हम देखा जाए, अगर कोई भी चेंजेस आता है, अगर कुछ भी हम चेंज करते हैं, तो
और वो सब कुछ ही चेंज हो जाता है, कल्चर भी चेंज हो जाता है उसका, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, तो सब कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज आए। कौन से टाइप के फ्लोज आए? 3 टाइप्स थे। एक था द फ्लो ऑफ ट्रेड, द फ्लो ऑफ लेबर एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल। ये 3 तरीके के ट्रेड आए। पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड था 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रेड तो चल ही रहा था। तो ये नहीं कि टाइम जाते जाते वो ट्रेड कम होगा, ट्रेड तो मतलब अभी तक चल ही रहा है, तो मतलब ट्रेड खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा और बहुत ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल क्लॉथ और वीट, मतलब क्लॉथ और वीट का तो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। फ्लो ऑफ लेबर, मतलब लोग माइग्रेशन हो गए, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री जाने लगे, किसके लिए? काम के लिए, ताकि वो काम कर सके। तो ये माइग्रेशन होने लग गया, मतलब फ्लो ऑफ लेबर होने लगा। एक जहाँ पे जिस कंट्री में लेबर कम थे, दूसरी कंट्री की लेबर या दूसरी कंट्री के लोग आते थे, वहां पे आके काम करते थे, तो ऑफकोर्स अर्निंग के लिए। सेकेंड, द फ्लो ऑफ कैपिटल, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत लंबे लंबे मतलब टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने लगे, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने लगे, जहाँ पे लगा कि हम कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। अब बताए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। एक वर्ल्ड इकोनॉमी ने ले लिया, एक शेप ले लिया, अजीब। अच्छा भाई, तो ट्रेडिशनली क्या था कि जो कंट्रीज थी वो मतलब बहुत खुश थी सेल्फ सफिशिएंट के लिए ऑफ इन फूड, मतलब अपने जितना उनको खाना चाहिए था उतना खाना बनाते थे, खाते थे, बस हैप्पी। बट लेकिन क्या हुआ 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटेन के टाइम, तो ब्रिटेन ने कहा जो सेल्फ सफिशिएंट है वो एक लोअर लिविंग स्टैंडर्ड कहलाएंगे और सोशल कंफ्लिक्ट होगा उनके बीच में। रीजन, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी जो पॉपुलेशन थी वो क्या कहते हैं दिन ब दिन बढ़ी जा रही थी, पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही थी, अर्बन सेंटर आगे थी, इंडस्ट्रीज आ गई थी और डिमांड एग्रीकल्चर के लिए इंक्रीज हो गई थी, पुशिंग ऑफ फूड प्राइसेस। तो मतलब क्या हुआ, मैंने आपको वही बताया कि इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो इंडस्ट्री में लोग काम करने लग गए और अर्बन सेंटर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब बहुत यूज होने लग गए, डिमांड होने लगी उनकी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या था, अगर अगर लोग अगर अपने अपने करेंगे तो वो सबके लिए नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि अब से जो खाना, जैसे हम पहले हम सेल्फ सफिशिएंट के लिए फूड करते थे, अब हमें अच्छी मतलब ज्यादातर ज्यादा खाना बनाना मतलब करना पड़ेगा, ताकि सबके लिए जो खाना पूरा हो सके ऐसे। और जो लोग कम सेल्फ सफिशिएंट थे उस टाइम पे, मतलब तब भी अपने लिए ही बनाते थे, उनको लोअर लोअर लेवल स्टैंडर्ड कहा गया और सोशल कन्फ्लिक्ट होने लगी। इस टाइम पे हुआ क्या, लोग खाना कम था और लोग ज्यादा थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन के जो प्राइसेस थे बढ़ने लगे। तो क्या करा गया, तो उन्होंने दूसरी कंट्री से, तो population growth from the late 18th century had increased the demand for food grain in Britain under pressure from landed grain food grain this। हाँ, तो मैंने कभी वही बताया कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड की डिमांड भी बढ़ गई, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो कंट्री में जो जो फूड ग्रेन के जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अगर कोई चीज कम होती है उसके जो प्राइस बढ़ जाते हैं, सबको ही पता है। और जिस चीज बहुत ज्यादा उसका प्राइस कम होता है। ओके, नॉट अ बिग, इट्स नॉर्मल थिंग है, ये तो सबको ही पता है। तो क्या हुआ, जो लोग गरीब थे तो उनके लिए इशू आ रहा था, क्योंकि वो परचेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके जो प्राइसेस बहुत रिच थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्री से सामान लेने लगे, मतलब फूड लेने लगे। तो फूड लेने लगे जो कि हो हमारा फूड क्या लेने लगे, खाना लेने लगे एक दूसरी कंट्री से, ताकि जो बाकी के जो लोग हैं जो परचेज नहीं कर सकते जो अपने कंट्री के फूड में, वो ले सके। उससे क्या हुआ कि जो वो बाहर से जो वो खाना मंगवा रहे, मतलब फूड मंगवा रहे थे, उससे वो बहुत चीपेस्ट था, एक तो बहुत सस्ता था और अच्छी क्वालिटी का था, जिसकी वजह से जो बाकी जो लोग थे मतलब उसी फूड को लेने लगे, जो अपने कंट्री फूड ग्रेन्स को उनको परचेज करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका प्राइस ऑलरेडी इतना इंक्रीज था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जो वहाँ के जो लैंड थे, जो जो लैंडेड ग्रुप जो खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई नहीं, इस ये जो आपने जो इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न स्टार्ट करा है उससे आप बंद करो, क्योंकि इसलिए उन लोगों ने बंद करवाया क्योंकि उनके एक नुकसान हो रहा था, उनका जो उनकी जो
फूड, जो उनके फूड थे वो बेच सेल ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि सब जो लोग थे वही कंज्यूम कर रहे थे जो बाहर के देश से आ रहा था, क्योंकि उसका एक तो ये था कि उसका प्राइस बहुत चीपेस्ट था, कि हर हर तरीके के लोग वो परचेज कर पा रहे थे, मिडल भी देखा जाए या जो गरीब लोग हैं वो भी परचेज कर पा रहे थे, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो जिसकी वजह से उनके नुकसान हो रहा था, तो इसलिए लोगों ने पूरे जो उनके जो लैंडेड ग्रुप थे, जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और गवर्नमेंट पे एक प्रेशर उठा बनाया कि भाई ये जो इम्पोर्ट अपने जो कॉर्न स्टार्ट करा है तो उसे प्लीज भाई बंद करो, क्योंकि भाई हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए एक कॉर्न लॉ आया, तो कॉर्न लॉ में यही था, इसके कॉर्न लॉ है, कॉर्न लॉ में यही था, अंडर प्रेशर ऑफ जो landed groups, the government also restricted the import of corn. The law allowing the government to do this were commonly known as the corn law. तो वही जो लैंडेड के जो इतने सारे लोगों का ग्रुप बना था, उन लोगों ने प्रेशर दिया गवर्नमेंट में, ताकि जो इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न था उसको बंद कर दो, क्योंकि पहले क्या हुआ था, इम्पोर्ट कॉर्न इम्पोर्ट होने लग गए, एक्सपोर्ट होने लग गए, जिसकी वजह से क्या था, इम्पोर्ट तो पहले उन्होंने खुद ने पहले इसलिए इम्पोर्ट किया था कि ताकि जो बाकी लोग हैं जो परचेज नहीं कर सकते फूड को, वो भी परचेज कर, मतलब वो भी खा सके अच्छे से खाना। पर देखा कि दूसरे लोगों ने देखा जो भी हमारा खाना नहीं हुआ, तो इसकी वजह से उसको भी बंद करवा दिया गया। नेक्स्ट आता है, अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फॉर द एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आपने ये देखा कि भाई अब कॉर्न लॉ भी बंद हो गया, एबोलिशन हो गया, तब भी इफेक्ट हुआ भाई। भाई अभी पहले था कि कॉर्न लॉ आए, पहले था कि फूड आए तो सबको होगा, फिर फूड आया, इम्पोर्ट हुआ कॉर्न, फिर जो उस कंट्री के जो लोग थे जो खेती बाड़ी कर रहे थे उनके लिए नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा भाई जो इम्पोर्ट है कॉर्न को उसको भाई बंद कर दिया जाए। अब जब बंद कर दिया गया है तो उसके बाद भी इफेक्ट होने लगे, क्या इफेक्ट हुए थे, अब धीरे धीरे करके एक करके एक्सप्लेन हो जाता है, करती रहती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा, वन बाय वन। तो पहला पॉइंट है, द एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ इन इंग्लैंड कंट्रीब्यूटेड टू द चीपर ग्रेन इंपोर्ट्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में चीपर प्राइस था, ठीक है। सेकंड सेकंड ब्रिटिश फार्मर वर अनेबल टू कोप विद एन एक्सपेंसिव इंपोर्ट एंड वास्ट लैंड वाज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। वही मैंने आपको भी बताया, वही चीज घूम फिर के वही आई जा रही है, जो ब्रिटिश फार्मर थे वो उनके लिए दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो उनके जो एक्सपेंसिव फूड थे वो बचे मतलब बेचे नहीं जा रहे थे, वो अनकल्टिवेटेड थे। थाउजेंड मैन वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जो हजार से ज्यादा लोग मैन वुमेन अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जो वो आने लगा तो लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे अबोलिशन हुआ फैक्ट क्या है कि ये सेकंड दे वर फ्लॉकिंग द टाउन्स, मिग्रेशन टू अनदर सिटी, उन लोगों ने मिग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्री में जाकर, स्टेट्स में जाकर। एज द फूड प्राइसेस फेल, फूड प्राइस का फेल हुआ पर कंजप्शन इन ब्रिटेन रोल्स from the mid 19th century. The fast industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports. बाद में क्या हुआ जी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन जो हायर इनकम होगी थी, जिसकी वजह से फूड इंपोर्ट भी मोर होने लगे फिर से। अराउंड द वर्ल्ड ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, ताकि ब्रिटिश डिमांड की नीड कर सके। इसकी वजह से जो पूरा जो लैंड था, ईस्टर्न यूरोप आ गया, रशिया आ गया, अमेरिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, वहाँ पे फूड प्रोडक्शन एक्सपेंड की गई, ताकि जो ब्रिटिश की डिमांड है, जो उनकी जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसकी डिमांड हो जाए। न्यू रेलवेज एंड हार्बी एरियाज वर नीडेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब जो नए रेलवे बनाए गए, हार्बेज बनाए ताकि एक्सपोर्ट कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। Increasing number of workers needed more homes and settlements. Due to demand of labor, millions of people migrated from Europe to America, Australia in the 19th century in search of better living. तो बेटर लिविंग के लिए डिमांड करेंगे लेबर के लिए, मिलियन पीपल को माइग्रेट किया गया यूरोप से, कहाँ पे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे, 19th सेंचुरी में, ताकि वो अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रह सके। नेक्स्ट आता है, कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, और जो कैपिटल जो फ्लो होने लगा कहाँ पे, अच्छे क्या कहते हैं फाइनेंशियल सेंटर के लिए, जो कि है लंदन। बाय द 1980 a global agriculture economy has developed.
89 हाँ 1980 में जो ग्लोबल वर्ल्ड था एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड हो गया। समटाइम द फूड कम फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे बाय रेलवेज और शिप। जो भी फूड आ रहे थे वो मतलब दूर दूर रास्ते से, तो कैसे आ रहे थे? थ्रू रेलवेज एंड शिप्स। The facts of abolition of corn law also affect India as some changes occur in West Punjab. तो ये जो abolition जो था हमारे इंडिया में भी मतलब चेंजेस लाया वहाँ पे वेस्ट पंजाब में। In India, the British ruler transformed Punjab into a fertile agricultural land by developing the irrigation system or growing wheat and cotton to export. जी इंडिया में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? एग्रीकल्चर लैंड में। बाय डेवलपिंग क्या डेवलप करके? इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके। और वहां पे क्या ग्रो करते थे? वीट हो गया, कॉटन हो गया, ताकि वो एक्सपोर्ट कर। टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज आई, उसके बाद क्या हुआ, क्या रोल रहा, उसका हम जान लेते हैं। तो क्या क्या मतलब कुछ टाइम बाद इन्वेशन हुआ नई चीजों का, जो कि हो गया रेलवे, स्टीम शिप्स एंड टेलीग्राफ। तो ये चीजें आई तो सही, बट इसका ना हम ज्यादातर यूज करने लगे कि दूसरी कंट्री से कैसे कब्जा करे, इसको ऐसे मतलब इस तरीके के इस्तेमाल करते थे। अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता ही नहीं, तो सब भी ये देखा जाता था। अब तो ये आ गया है, अब देखेंगे कि कैसे दूसरी कंट्री को हम कब्जा कर सके। तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट आया हमारा मीट ट्रांसपोर्टेशन। 80-70 तक जो एनिमल जो शिप वर शिप लिव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। जो अमेरिका में रहते थे वो यूरोप में जाते थे थ्रू शिप से, जो मीट थे। 80-70 की बात है। तो हुआ क्या? देन सोलोगेटेड व्हेन दे अराइव देयर। सोलोगेटेड का मतलब ये होता है अगर वहां तक पहुंचने तक वहां जो वो मतलब मीट थी, कई लोग तो कई मीट लोग नहीं, कई मीट तो मर जाते थे, कई मीट बीमार हो जाते थे। तो वहां पे जाते थे ऐसा हो जाता था, जिसकी वजह से जो यूरोप के लोग थे तो वो कम ही परचेज करते थे, क्योंकि फिर इससे क्या होता था, इसकी वजह से क्या होता था, जो अमेरिका जो अमेरिका से गया अमेरिका को नुकसान, क्योंकि भाई वो बेच रहे हैं मतलब जा रहा है, और यूरोप भी उतने पैसे ज्यादा जितना उसको मिलता था, तो दिक्कत आ रही थी। तो हम देखते हैं फैक्ट्स क्या हुआ था मीट ट्रांसपोर्टेशन का। पहला, लीव एनिमल टूक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस। पहले तो ये था कि जो मीट जो थे ना, अगर शिप में लेके जा रहे थे बहुत ज्यादा जगह ले रही थी। सेकंड, many also died in usage, well ill, lost weight और become unfit to eat। मैंने आपको पहले बता दिया है, कई लोग मर जाते थे, कई लोग नहीं, कई मतलब मीट मर जाते थे, कई मीटों को बीमारी हो जाती थी, और कोई तो जिनका वेट बहुत लूज हो जाता था, जिसकी वजह से वो खाने के लायक बचते ही नहीं थे। ठीक है, तो खाने के लिए अगर कोई बीमार चीज अगर हम खाएंगे तो हम भी बीमार होंगे ना भाई, तो उससे हम तो बीमार चीज थोड़ी खाएंगे, इसलिए तो खाने के लिए भी नहीं बचते थे। तो मीट वर हैंड्स ऑन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रिच ऑफ द यूरोपियन पुअर। तो जिसकी वजह से क्या होता था, यहाँ से वहां तक पहुंचने तक यूरोपियन पुअर थे, तो यहाँ से जब वहां तक पहुंचा था वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि बहुत कम रहते थे, वो एक्सपेंसिव उनके हो जाता है, क्योंकि हम तो पूरा बेच रहे हैं ना, वहां पे रास्ते में हो रहा तो इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता उनके लिए। तो लोग ने एक नया चीज करा, उन्होंने स्टार्ट करा रेफ्रिजरेटेड शिप्स। तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स में क्या होता था, वो ना मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में ना पहले ही काट वाट के छोटे छोटे पीसों में रेफ्रिजरेटर में रखकर लेके जाते थे। ताकि क्या होता था, पहले तो ये रहता था कि एक तो स्पेस कम लेते थे, और अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते थे तो जिसकी वजह से मतलब कि खराब नहीं होते थे, और मतलब बीमार नहीं होते थे। बीमार कैसे होंगे, ऑलरेडी काट के ही हमने रखा है, और ना ही कोई उसमें कुछ होता था, तो बच जाते थे। तो ये क्या हुआ, आफ्टर 80-70s में 100 रेफ्रिजरेटेड शिप्स नॉन एज रिफर शिप्स और रेफ्टर्स वर इन सर्विस टू कैरी फ्रूट मीट। मतलब ये इसलिए कैरी होने लगे ताकि फ्रूट को ट्रांसफर कर सके, मीट को कर सके, फिश को कर सके, एंड अदर कॉमोडिटीज को कर सके, दैट नीडेड टू कीप कूल, ताकि वो कूल रहे, और इवन फ्रोजन रहे ड्यूरिंग द योवेज, जाते वक्त मतलब शिप में। फ्रोजन मीट वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। तो इसका एडवांटेज ये हुआ, एक तो दिस रिड्यूस द शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर मीट प्राइस इन यूरोप। मतलब प्राइस कम होने लग गया, बहुत
रिड्यूस होने लगा शिपिंग कॉस्ट उसका, क्योंकि एक तो शिप भी छोटी होने लगी, क्योंकि अगर हम पहले नॉर्मल मीट बेचते थे तो उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, लेकिन जब हम रेफ्रिजरेटर में बेचने लगे तो उसमें क्या होता था, मीट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी जो स्पेस बहुत कम लेते थे, तो उसका शिपिंग प्राइस भी कम होने लग गया, मीट का प्राइस भी कम होने लग गया। जो पुअर यूरोप थे वो भी कंज्यूम कम कर पा रहे थे और अपनी डाइट को हम ले पा रहे थे अपनी क्लियरली अच्छे से। और टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ ब्रेड पोटैटोस मैनी नॉट ऑल कुड ऐड मीट बटर और एग, ये भी स्टार्ट करने लग गया। बेटर लिविंग कंडीशन होने लगी, प्रमोटेड करने लगे। सोशल पीस विद इन द कंट्री, एक कंट्री में बहुत शांति होने लगी, क्योंकि अच्छे से ट्रांसफर हो रहा था, वो खा रहे थे, उनको प्रोटीन मिल रहा था, यहाँ से जा रहा था, यहाँ का कॉस्ट भी कम लग रहा था, तो सब कुछ मतलब स्टेबल हो गया था रेफ्रिजरेटरशिप से आने से। अब आता नेक्स्ट टॉपिक, colonialism in the late 19th century। क्या हुआ, ट्रेडर एक्सप्लोरिस्ट होने लगे, मार्केट एक्सपेंड होने लगे, ट्रेड बढ़ने की वजह से मार्केट जो एक्सपेंड होने लगी, बढ़ने लगी। तो बट दिस वे नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ expanding trade and increased prosperity, it is important to realize that there was a darker side to this process। तो अभी तक हमने ये देखा भाई कि ग्लोबलाइजेशन होता है तो बहुत अच्छा होता है, बट ये नहीं है कि अगर ग्लोबलाइजेशन है तो अच्छा ही होगा, उसका एक डार्कर साइड भी है, इट मीन्स उसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट्स हैं उसके। पहला, the European conquest in 19th century led many painful economic, social and ecological changes in colonized country। colonized country में 19th century में बहुत पेनफुल इकोनॉमिक हुआ, सोशल हुआ, इकोलॉजिकल चेंजेस हुई, क्योंकि एक्सप्रेशन और ट्रेड लेस करता है। अगर ट्रेड ज्यादा होगा, जो फ्रीडम है, हमारा लिवलीहुड है, वो बहुत कम हो जाता है, उसकी जो फ्रीडम है बहुत कम हो जाती है, लूज हो जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड लेटर यूएस बिकम अ कॉलोनियल पावर। उनका एक कॉलोनियल पावर आ गई इन दीज कंट्रीज में, कौन सी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड यूएस। अब लेट नाइन्थ सेंचुरी कॉलोनिज्म में क्या हुआ, तो 1885 में जब बिग यूरोपियन पावर है मीट हुई, एक मीटिंग हुई कहाँ पे, बेल्जियम में, टू कंप्लीट कर सके केयरिंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम, एक कार्विंग कर सके अफ्रीका का। मेन रीजन ये था कि जिसको बिहाइंड इट वाज टू अफ्रीका इन डिफरेंट वेरियस यूरोपियन पावर, क्योंकि यूरोप के पास बहुत पावर थी अफ्रीका को छोड़कर, तो एक कोलिजम बनाया गया ताकि अफ्रीका को मिल सके। तो जब हम अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि राइन प्रेस्ट और द कैटल ऑफ लेज्यू। इसमें क्या था, हम समझेंगे आगे क्या होता है वैसे एक्जेक्टली प्रॉपरली। इसमें था कि जो अफ्रीका के जो कैटल थे उनको एक डिसीज हो गया जिसकी वजह से मर रहे थे, पर हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और क्या रीजन था और किसने किया, हम आगे जाके देखेंगे। तो अफ्रीका का जो एरिया था, बहुत कॉन्टिनेंट बहुत ह्यूज था, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के लैंड बहुत अच्छे थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरोपियन अफ्रीका में आया और उन्होंने देखा कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो थे, यूरोपियन के जो लोग यूरोपियन थे, उन्होंने देखा कि अफ्रीका ना बहुत अच्छा है, अच्छी कंट्री है, उससे वो अट्रैक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था, वहाँ का जो लैंड थे बहुत अच्छे थे, वहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, मिनरल्स बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से यूरोपियन अफ्रीका में आया और उन्होंने होप किया कि वो स्टैब्लिश करेंगे, प्लांटेशन माइंस करेंगे, वहाँ पे खेती बाड़ी करवाएंगे और वहाँ के जो सब मिनरल्स हैं अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे। उसने ये सोचा, उसने ये करा, उसने ये स्टार्ट कर दिया। वहाँ के जो लेबर जो थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड मतलब एक प्रॉब्लम आई। इसमें क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी ना उसकी शॉर्टेज होगी, किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, लेबर की, सॉरी लेबर की शॉर्टेज होगी। इसलिए होगी क्योंकि जो यूरोप के जो यूरोपियन जो थे ना, उन लोगों ने काम तो उनसे करवा रहे थे अपनी कंट्री के लिए, लेकिन खेती बाड़ी करवा रहे थे अपने लिए, लेकिन क्या हो रहा था, उनको जो वेजेस बहुत कम दे रहे थे, क्योंकि वहाँ के वो जो लोग थे वो ज्यादा उनको वेजेस अच्छी मिले, जिसकी वजह से वो उनको वेजेस अच्छी नहीं मिल रही थी, वो अपना काम छोड़ रहे थे, जिनकी वजह से उनको लेबर की शॉर्टेज होने लगी। तो लोग ने ना, फिर लोग ने यूरोपियन ने क्या करा, एक मैथड अडॉप्ट करा। उसमें क्या था, हैवी टैक्स इम्पोज होगा, could repeat only the working of wages
ऑन ए प्लांटेशन मिल, जो वेजेस के प्लांटेशन मिलर्स कर रहे हैं उनको हैवी टैक्स इम्पोज होगा। सेकेंड, उन्होंने स्टार्ट करा कि ना पहले क्या होता था कि जैसे एक फैमिली मेंबर है, उसके 4 बच्चे हैं, तो एक लैंड में वो 4 बच्चों का हिस्सा डिवाइड कर देते ताकि वो चारों बच्चे जो है अच्छे से काम कर सके, 4 बच्चे अपना काम कर सके। पर उसने एक वो बनाया लो कि अगर 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 अपना लैंड अगर अपने बेटे को देना है तो आप एक ही बेटे को दे सकते हो, आप सबको नहीं डिवाइड कर सकते। जिससे वैसे क्या होता था, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में 4 बेटे हैं तो वो एक ही बेटे को दे सकता है, तो बाकी 3 बेटे वो उनको नहीं दे सकता, उनके कोई काम ही नहीं था। तो एक ये हो गया, तो जिसकी वजह से जो बाकी जो 3 बेटे हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको मार्केट में जाना लगा लेबर के लिए, उनको काम के लिए, उनको कुछ काम ही नहीं रहा। थर्ड, द माइंड वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। इसलिए उनको अलाउ नहीं किया था, अभी तुम फ्रीली घूम सको, तुम भाई आ रहे हो तो भाई काम करना पड़ेगा। तो उनको एक मतलब तरीका ले लिया था कि अगर ऐसे सिस्टम करेंगे, ऐसे लोग करेंगे, तो बाकी जो बच्चे होंगे, बाकी जो लोग होंगे, उनके कुछ काम नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो हमारे पास आएंगे काम करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, हाउ डिड रैंड प्रेस कम टू अफ्रीका। टू रैंड प्रेस मैंने आपको बताया था कि जो कैटल थी अफ्रीका की वो मरने लगी, वो कैसे आई। अराइव्ड इन अफ्रीका, ये आया था 1880s में। इट वाज कैरीड बाय इंफेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इंटेलियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इंटीरिया इन ईस्ट अफ्रीका। इसमें क्या होता था, जो इम्पोर्ट होती थी ब्रिटेन से एशिया में, ब्रिटिश एशिया से, उसको जो इम्पोर्ट होते थे उसे मतलब खराब करने लगे, मतलब बीमार होने लगे, इफेक्ट होने लगे कैटल। एंटरिंग अफ्रीकन इन एशिया, इट मूव वेस्ट लाइक फॉरेस्ट वार। जैसे ईस्ट में ऐसा सिस्टम आया कि मतलब कि जो कैटल खराब होने लगी, मतलब डिसीज होने लगा, बीमार होने लगी, जिसके वजह मरने लगे। तो ईस्ट से वो वेस्ट अफ्रीका में ऐसे फैले जैसे आग फैलती है। जैसे देखो अगर एक जगह आग है, पता नहीं चलता पूरा कैसे आग मतलब फैल जाती है एकदम घर में। अगर एक जगह कहीं लग गई आग तो पूरे घर में एकदम फैल जाती है ना। कहीं भी हम आग लगाते हैं एकदम फैलती है ना, वैसे इतनी एकदम फायर की तरह मतलब वेस्ट अफ्रीका में भी ये स्टार्ट हो गया। रीचिंग अफ्रीका टाइटैनिक कॉस्ट इन 1892, इट रीच द कैप 5 years लेटर, 5 साल पहले, मतलब 5 साल तक ये ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, इन अफ्रीका इन 1890s a fast spreading disease of cattle plague or interest had a tremendous impact on people's livelihood and the local economy। जो वहाँ के जो अफ्रीका के जो लोकल लोग थे, इकोनॉमी थी, वहाँ के जो लोग थे, उनको बहुत इम्पैक्ट हुआ इस चीज से, क्योंकि जो उनकी कैटल थी वो मरने लगी, उनको डिसीज हो गया। क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे ना, वो टोटली टोटली डिपेंड थे किस पे, कैटल पे। अगर कैटल ही ऐसे हो जाएगी, अगर मर जाएगी, अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनको काम करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बीमार तो होगी ना। A large number of cattle got destroyed in 1890, destroyed हो गए large number of cattle। That disease spread like forest fire in the whole Africa, और पूरे अफ्रीका में इतने फायर की तरफ मतलब स्पेंड हो गई। इट किल्स 90% द कैटल प्रेजेंट इन अफ्रीका, और जो अफ्रीका में 90% जो कैटल थी वो मर गई। तो यही हुआ था कैटल, और ये किसने करा था, यूरोपियन कंट्री के थ्रू हुआ था, क्योंकि कैटल को ऐसे कर देंगे। तो यहीं पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर होंगे। अगर आपके अगर आपके मन में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूंगी। इफ यू डोंट माइंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट करो, लाइक करो, और थैंक यू, बाय।